चैनल होस्ट डॉक्टर पूनम और आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक पढ़े, जैसे प्लांट टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, प्लांट क्लासिफिकेशन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक जिससे रिलेटेड थे। आज हम स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो कई बार जब हम टेक्सोनॉमी का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो ये टर्म्स बीच बीच में आती हैं, तो हम सोचते हैं हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो हम कुछ ऐसी टर्म्स भी पढ़ेंगे जो एक रेगुलर कॉन्सेप्ट से थोड़ी अलग है, बट हाँ यूज की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और उसमें हमने पढ़ा था टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बात करी थी कि किसी भी स्पीशीज का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है एंड ऑल द मेंबर्स आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। फिर हमने कहा था कि इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक मोनोटाइपिक और एक पॉलीटाइपिक स्पीशीज। मोनोटाइपिक वो स्पीशीज थी जो सभी मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज आर फॉलोइंग ओनली वन पैटर्न, है ना। एंड पॉलीटाइपिक स्पीशीज वो स्पीशीज थी जहां पे मोर देन वन पैटर्न्स वर अवेलेबल and different members of the same species are showing different patterns। और इसका एग्जांपल हमने देखा था गोभी में, है ना। फूल गोभी, गांठ गोभी और पत्ता गोभी, तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों ब्रेसिका ओलेरेसिया में आते हैं, बट तीनों की सेम स्पीशीज होने के बावजूद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो ये पॉलीटाइपिक स्पीशीज का एग्जाम्पल था। अब देखिए जो पॉलीटाइपिक स्पीशीज है ना, वो भी 3 कैटेगरीज में बांटी गई है। मतलब जब डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर फॉलोइंग डिफरेंट पैटर्न्स, उसको हम कह रहे हैं पॉलीटाइपिक स्पीशीज। तो इनके 3 टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला ले लेते हैं बायोटाइप्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बायोटाइप्स। तो बायोटाइप्स में क्या होता है, जब एक ही स्पीशीज के अलग अलग मेंबर्स सेम एनवायरमेंट में रहते हैं बट जेनेटिक डिफरेंसेस फिर भी प्रेजेंट हो। पॉलीटाइपिक स्पीशीज मतलब मेंबर सेम स्पीशीज के हैं, सेम एनवायरमेंट में रहते हैं, बट स्टिल उनके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉलीटाइपिक स्पीशीज। अब चूंकि जेनेटिक डिफरेंसेस प्रेजेंट है तो ये स्टेबल भी हैं, जीन लेवल पे प्रेजेंट है, इसलिए इनका एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉलहोल। तो ये 3 तरह के जो गोभी है इनको ही हम बायोटाइप्स कहते हैं, क्योंकि ये एक ही स्पीशीज के हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया के, पर फिर भी इनमें जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। ये एक ही माहौल में उगते हैं, एक ही प्लेस पे उगते हैं, बट स्टिल ये अलग अलग ही दिखते हैं। दूसरी जो टाइप है पॉलीटाइपिक स्पीशीज में वो है इकोटाइप्स। अब देखो इकोटाइप्स क्या है, जब सेम स्पीशीज के मेंबर डिफरेंट एनवायरमेंट में रहते हैं और इसकी वजह से उनके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस प्रेजेंट हो जाए, तो इनको हम कहेंगे इकोटाइप्स, यानी एनवायरमेंट की वजह से जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाना, ऑल्दो वो सेम ही स्पीशीज ग्रुप के मेंबर्स हो। एग्जाम्पल देखो, क्रॉस ऑफ डिफरेंट नेबर कंट्रीज। एग्जाम्पल में देखिए कॉर्वस स्प्लेंडेंस, इंडोलेंस एंड प्रोटिगेटस। ये किन किन कंट्रीज को बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया, म्यांमार एंड श्रीलंका। अब चूंकि ये 3 अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 3 अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में इवोल्यूशन हुआ है इनका, ये ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर कुछ परमानेंट चेंजेस आ गए हैं, जेनेटिक चेंजेस आ गए हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट एनवायरमेंट। बट ये तीनों ही तरह के क्रोस जो हैं इनकी स्पीशीज सेम है। स्पीशीज क्या है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो तीनों ही कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, बट इनकी वैरायटी अलग अलग हो गई क्योंकि अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे ग्रो कर रहे हैं, तो इनमें जेनेटिक डिफरेंसेस आ गए चूंकि इनका एनवायरमेंट अलग है। थर्ड कैटेगरी जो है पॉलीटाइपिक स्पीशीज की वो है इकेट्स एंड इकोफिन्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, इकेट्स और इकोफिन्स में भी देखो क्या है, सभी मेंबर्स एक ही स्पीशीज के हैं बट एनवायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से सेम स्पीशीज के मेंबर बट एनवायरमेंटली डिफरेंट प्लेसेस पे ये है, इसकी वजह से सम नॉन जेनेटिक डिफरेंसेस हैज बीन अकर्ड। कुछ नॉन जेनेटिक डिफरेंसेस इनके अंदर पैदा हो गए हैं, और क्योंकि ये नॉन जेनेटिक है तो ये कैसे हुए, अनस्टेबल ना, क्योंकि अगर जेनेटिक लेवल पे चेंज होता तो किससे हम कहते हैं स्टेबल, पर ये जेनेटिक लेवल पे नहीं है इसीलिए अनस्टेबल है, इसीलिए इकोटाइप्स नहीं है, ये है इकेट्स या फिर इकोफिन्स। अब देखो हम सभी ऑर्गेनिज्म
इकेड्स और इकोफिन की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। दो ट्विंस को भी अगर दो अलग अलग एनवायरमेंट में आप अगर ग्रो करेंगे तो चूंकि उनका एनवायरमेंट अलग अलग है तो इसीलिए उनमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस, ऑल्दो दोनों ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस हो बट स्टिल उनमें डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट अलग है तो उनमें कुछ नॉन जेनेटिक डिफरेंसेस आ गए हैं। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखो, आपने मनी प्लांट देखा है। मनी प्लांट को अगर आप छाया में ग्रो करें तो उसकी सारी लीव्स कैसी हो जाती है? ग्रीन हो जाती है, उनके व्हाइट और येलो पैचेस हट जाते हैं। पर अगर आप उसे सनलाइट में ग्रो करेंगे तो इसमें येलो पैचेस और व्हाइट पैटर्न्स जो हैं लीफ के वो विजिबल हो जाते हैं। तो प्लांट वही है, उसका जेनेटिक मेकअप वही है, बट आपने उसके एनवायरनमेंट को बदल दिया तो इससे उसमें कुछ अनस्टेबल नॉन जेनेटिक चेंजेस आ गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ इकेड्स या इकोफिन्स का, और ये भी पॉलीटाइपिक स्पीशीज का ही एग्जाम्पल है। यानी मनी प्लांट के दो पैटर्न, एक वेरीगेटेड और एक प्लेन ग्रीन, और ये दोनों किससे हो रहे हैं? एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं, अनस्टेबल हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई पॉलीटाइपिक स्पीशीज की टाइप्स की। फिर एक और टर्म आती है लीनियन स्पीशीज। तो लीनियन स्पीशीज में हम किनको इंक्लूड करते हैं? जब स्पीशीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अगर आप मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे बेस्ड कोई क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और उसमें अगर किसी स्पीशीज की बात की गई है जो मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाइड है तो उसको हम कहेंगे लीनियन स्पीशीज। और एक बात बताऊं, टेक्सोनोमी में ऑलमोस्ट जितनी भी स्पीशीज हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी लीनियन स्पीशीज कैटेगरी में है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही कैटेगराइज की गई है। ठीक है। दूसरी टर्म हम कई बार सुनते हैं वो है माइक्रो स्पीशीज या फिर जॉर्डन स्पीशीज। अब ये किस तरह की स्पीशीज होती हैं? तो कुछ स्पीशीज कैसी होती हैं जो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस शो करती हैं। कुछ स्पीशीज कैसी होती हैं जो एक दूसरे से माइनर डिफरेंस पर होती हैं, और वो स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से उनमें डिफरेंसेस पैदा भी नहीं होते, है ना। उनके डिफरेंसेस का रेट, जनरेट होने का रेट जो है वो बहुत लो होता है। तो इनको हम कहते हैं माइक्रो स्पीशीज या फिर जॉर्डन स्पीशीज, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंसेस पैदा ही नहीं हो रहे हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही हैं। और इनके एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें आप देखेंगे बहुत तेजी से चेंजेस नहीं होते हैं, ये जैसे पहले थे वैसे ही अब तक भी बने हुए हैं। अब देखिए सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज। तो देखिए जो सिबलिंग स्पीशीज या क्रिप्टिक स्पीशीज होती हैं, ये कौन सी स्पीशीज होती हैं? वो स्पीशीज जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली तो बिल्कुल सेम है, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। देखने में भाई बहन लग रहे हैं बट उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इनको हम सिबलिंग स्पीशीज या क्रिप्टिक स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेसिका ओलेरेसिया के जो हमारे तीनों तरह के गोभी हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, अगर आप इनकी लीफ वगैरह को देखेंगे, इनके लाइफ साइकिल को देखेंगे और कई सारी चीजें आप देखेंगे तो काफी हद तक आपको मॉर्फोलॉजिकली सेम मिलेगी, बट क्या वो इंटरब्रीड कर सकती हैं? नहीं। तो सिबलिंग स्पीशीज या क्रिप्टिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो टेक्सोनोमिकली तो सेम स्पीशीज होती हैं पर बायोलॉजिकली वो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। बायोलॉजिकली उनमें चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वो डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज कहलाएंगे। हमने स्पीशीज कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था। ठीक है। तो इस तरह की स्पीशीज को हम सिबलिंग स्पीशीज या फिर क्रिप्टिक स्पीशीज कहते हैं। अब एक टर्म आती है एलोपेट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीशीज। देखिए जब दो प्लेसेस एक दूसरे से जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से अलग अलग हो, लाइक प्लेस 1 एंड प्लेस 2, और इन दोनों के बीच में जियोग्राफिकल बैरियर है, लाइक माउंटेन है या फिर ओशियन है, तो ये दोनों जो बैरियर की वजह से जो सेपरेट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे ग्रो होने वाली स्पीशीज एंड यहाँ पे ग्रो होने वाली स्पीशीज, ये दोनों आपस में एलोपेट्रिक स्पीशीज कहलाएंगी। जब species are present in two different geographical regions and these geographical regions are having geographical barriers कौन से? माउंटेन्स, ओशियंस एक्सेट्रा। तो ऐसी स्पीशीज एलोपेट्रिक कहलाएंगी। जबकि जब स्पीशीज 2 और 3 और 4 जितनी भी स्पीशीज की हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो सेम जियोग्राफिकल रीजन के अंदर हैं, एक दूसरे से जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से सेपरेटेड नहीं है, तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीज, क्योंकि ये सभी की सभी स्पीशीज जो है सेम जियोग्राफिकल रीजन को बिलोंग कर रही हैं। तो ये हुई सिम्पैट्रिक स्पीशीज। नेक्स्ट आप क्या टर्म सुनते हैं? एलोक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक।
एलोक्रोनिक स्पीशीज वो स्पीशीज है जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ग्रो हुई। एलोक्रोनिक एग्जाम्पल ह्यूमन एंड डायनासोर्स। ह्यूमन अलग टाइम पे इवोल्यूशन हुआ, डायनासोर्स का इवोल्यूशन अलग टाइम पे हुआ। तो ये दोनों स्पीशीज जो हुई ये कैसे हुई? एलोक्रोनिक, अलग अलग पीरियड में इनका इवोल्यूशन हुआ। सिनक्रोनिक स्पीशीज कौन सी हुई? वो स्पीशीज जो सेम टाइम पीरियड में इवोल्यूशन इनका हुआ। एग्जाम्पल डायनासोर्स एंड आर्कियोप्टेरिक्स, दोनों सेम टाइम पे ही इवोल्यूशन हुए, तो इसीलिए इनको हम सिनक्रोनिक स्पीशीज कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्म हम पढ़ते हैं वो है पैलियो स्पीशीज। पैलियो स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है? जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो अब हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं और अब सिर्फ फॉसिल की फॉर्म में ही हमें देखने को मिल रही हैं, लाइक डायनासोर्स, आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये किस तरह की स्पीशीज हुई? पैलियो स्पीशीज। नियोंटोलॉजिकल स्पीशीज कौन सी हुई? जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है वो नियोंटोलॉजिकल स्पीशीज है। जो भी ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टिंग स्पीशीज आप देख रहे हैं अपने आसपास, वो सारी क्या कहलाएंगी? नियोंटोलॉजिकल स्पीशीज। अब ये सारे तो हमने क्या पढ़े? स्पीशीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। जब भी हम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़े तो हम उसे आसानी से समझ सके कि सामने वाला क्या बातें कर रहा है या ऑथर हमसे क्या कहना चाहता है। अब जो हम बातें या अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सारे टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। सारी टर्म्स किससे रिलेटेड है? टेक्सोनॉमी से। तो देखिए पहली टर्म जो हम पढ़ते हैं वो है अल्फा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? जब किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखकर किया जाए, है ना, प्लस उसके ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को भी ध्यान में रखा जाए। ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो हम उसको कहेंगे अल्फा टेक्सोनॉमी। अब बीटा टेक्सोनॉमी या एक्सप्लोरेटिव टेक्सोनॉमी क्या चीज है? तो जब आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल मॉर्फोलॉजी को देखकर करो तो उसको हम कहेंगे बीटा टेक्सोनॉमी या एक्सप्लोरेटिव टेक्सोनॉमी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में कौन आ गया? एम्ब्रियोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सबको अगर आपने ध्यान में रखकर टेक्सोनॉमी की है, क्लासिफिकेशन किया है, तो उसको हम कहेंगे बीटा टेक्सोनॉमी या फिर एक्सप्लोरेटिव टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो है वो है ओमेगा टेक्सोनॉमी या एनसाइक्लोपेडिक टेक्सोनॉमी। इसमें जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो बहुत ही ब्रॉड है। सबसे बड़ा बेसिस हम किस में लेते हैं? ओमेगा टेक्सोनॉमी में। और ऑल द कैरेक्टर्स जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं उन सबका कंबाइंड स्टडी कर कर अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसको हम ओमेगा टेक्सोनॉमी या फिर एनसाइक्लोपेडिक टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी है आपने किसी भी स्पीशीज की, तब जाके आपने इसका क्लासिफिकेशन किया है। आपने उसकी सारी एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्यूलर, है ना, क्रोमोसोमल, हर तरह की केमिकल, हर तरह की स्टडी को पढ़ के अगर क्लासिफिकेशन किया है तो वो क्या हो जाएगा? ओमेगा टेक्सोनॉमी या फिर एनसाइक्लोपेडिक टेक्सोनॉमी की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आता है कीमोटेक्सोनॉमी। तो देखिए हर प्लांट का टेस्ट एंड स्मेल अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर स्पीशीज का अपना केमिकल कंपोजिशन है। हर स्पीशीज का अपना स्मेल एंड टेस्ट अलग अलग है ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन। मींस इसको भी हम क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या बात है कि हर स्पीशीज का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से कैरोटीनॉइड्स, टैनिन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, ये कौन कौन से प्रेजेंट है, ये हर प्लांट के अलग अलग होते हैं। तो जब हम केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। अब देखो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो जब हम मोनेरा की स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं, तो हम यूजुअली कीमोटेक्सोनॉमी को ही यूज करते हैं। तो मोनेरा टेक्सॉन कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स, एकैरियोट्स। एकैरियोट्स मतलब वायरसेस, है ना, प्रोकैरियोट्स मतलब जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक प्लांट, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, है ना, ये सब प्रोकैरियोट्स है। और एकैरियोट्स में वायरसेस। तो ये मोनेरा जो टेक्सोन है इसके स्पीशीज को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए यूजुअली हम बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज को ही बेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमी का टाइप हम जान सकते हैं वो है साइटोटेक्सोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है, साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, हेट्रोक्रोमेटिन्स, पॉलीप्लॉइडी लेवल, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिवीजन, टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम्स,
ये कुछ सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके अगर हम क्लासिफिकेशन प्रपोज कर रहे हैं किसी स्पीशीज का, तो इट विल बी नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। अच्छा, इस तरह की जो टैक्सोनॉमी है, इसका बहुत ज्यादा यूज कहाँ पे हो रहा है? जब हम जीनस या सब जीनस लेवल पे सिमिलैरिटीज की स्टडी करना चाह रहे हैं ना किसी स्पीशीज की, तो हम साइटोटैक्सोनॉमी को प्रायोरिटी दे सकते हैं, है ना। सेल्यूलर लेवल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रायोरिटी यूजुअली कब दी जाती है? जब हम दो स्पीशीज के जीनस और सब जीनस लेवल पे सिमिलैरिटीज की स्टडी कर रहे होते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट टाइप का टैक्सोनॉमी है वो है कैरियोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टाइप का जो टैक्सोनॉमी है वो है कैरियोटैक्सोनॉमी। इसमें नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं यार क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने साइटोटैक्सोनॉमी में भी यूज किए थे। तो देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी में जो हमने क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए वो क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, हेटेरोक्रोमेटिन, पॉलीप्लॉइडी, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, साइटोक्रोम्स। पर कैरियोटैक्सोनॉमी में जब हम क्रोमोसोम की बिहेव कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ेंगे? हम लेंगे। पर जब कैरियोटैक्सोनॉमी में हम क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे तो वहां पे हम किस चीज की स्टडी करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ बैंड्स, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स होते हैं। उन बैंड्स का क्या अरेंजमेंट है, उसको बेसिस बना के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरियोटैक्सोनॉमी। तो इस साइटोटैक्सोनॉमी से किस बेसिस पर लगे कि साइटो में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रोमोसोम के अलावा, और क्रोमोसोम की भी अगर बात करें तो नंबर, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर एक्सेट्रा को हम स्टडी करते हैं, जबकि कैरियोटैक्सोनॉमी में बैंड पैटर्न को हम स्टडी करते हैं। लाइट एंड डार्क कलर के जो बैंड्स क्रोमोसोम के ऊपर है उनका क्या पैटर्न है, दिस विल बी दी बेसिस फॉर दी टैक्सोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो इसको हम कहेंगे कैरियोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्राई गार्डन्स हमारे इंडिया में हैं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, और हर्बेरियम शीट की क्या इंपॉर्टेंस है टैक्सोनॉमी में, उसको कैसे बनाया जाता है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।